नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सागर से आ रही आफत की। और इस बार खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि लगभग पूरी दुनिया के लिए खतरा माने जा रहे चीन से है, क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर से अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। इसे देखते हुए भारत की नेवी चीनी जहाजों पर पैनी नजर बनाए हुए है। शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा कि चीन की नौसेना के जहाज पाकिस्तान समेत कई देशों के पोर्ट के पास मौजूद हैं और भारतीय नौसेना की इस पर पूरी नजर है। नेवी चीफ ने बताया कि एक वक्त पर हिंद महासागर में चीन के करीब 3 से 6 युद्धपोत रहते हैं। इनमें से कुछ गल्फ ऑफ ओमान के पास हैं तो कुछ महासागर के पूर्वी तरफ रहते हैं। इसके अलावा कुछ चीनी रिसर्च शिप्स और कुछ मछली पकड़ने वाले जहाज भी वहां मौजूद हैं। चीफ एडमिरल कुमार ने कहा कि हम अपनी योजनाओं को रिफाइन करते रहते हैं, इससे हमारी क्षमता के विकास में भी मदद मिलती है। नेवी चीफ ने कहा कि ऐसे तो संघर्ष का खतरा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम युद्ध की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी नौसेना बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और वो अपने बेड़े में लगातार नए युद्धपोत जोड़ रही है। वहीं चीन ने पिछले 10 सालों में कई जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल किया है। इसके अलावा चीन तीसरे एयरक्राफ्ट करियर पर भी काम कर रहा है। साथ ही चीन कई बड़े विध्वंसक पोत बना रहा है, लेकिन इनके नेवी में शामिल होने में अभी कुछ समय लगेगा। नौसेना प्रमुख ने कहा, हम हिंद महासागर क्षेत्र में पूरी नजर बनाए हुए हैं। हमारी कोशिश ये जानने की है कि वहां किसकी मौजूदगी है और वो क्या कर रहे हैं। इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है और हम विमान, ड्रोन, जहाज, पनडुब्बी तैनात कर रहे हैं। चीन के रिसर्च शिप्स के बारे में बताते हुए एडमिरल कुमार ने कहा कि ये जहाज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैक करके इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए जब ये भारत के इलाके में पास होते हैं तो हम इन्हें ट्रैक भी करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो चीन का बढ़ता दबदबा है अब भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है वहां पर तमाम तैयारियां करना। इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो चीन है वो सागर से अपनी ताकत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इसी पर हमारी खास चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जिनसे चर्चा करेंगे आज इस विषय को लेकर। हमारे साथ कार्यक्रम में जितेंद्र ओझा जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट जुड़े। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले जितेंद्र ओझा जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिस तरह से पूरी भूमिका हमने बताई कि कैसे चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। पहले हम देखते थे जो तमाम हमारी सीमाएं हैं वहां पर उसकी घुसपैठ की नजरें रहती थी, लेकिन अब वो समुद्री रास्तों से भी ये कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए कितना अहम है मिलिट्री बेसिस से लेकर तमाम ऐसी चीजें तैयार करना, क्योंकि जितेंद्र जी हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं वो सेफ नहीं है। कई ऐसे पहले बड़े हादसे हो चुके हैं, समुद्री इलाकों से आतंकी घुसपैठ तक हो चुकी है। तो कितना महत्वपूर्ण है, किस लिहाज से? देखिए, जो चीन की पूरी पॉलिसी है उसकी एक बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी नजर आ रही है। भले ही उस ग्रैंड स्ट्रेटजी का डिस्कशन मीडिया में या कई एक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो, भले ही चीन ने उसको स्पेल आउट नहीं किया हो, चीन ने क्या किया है कि अपने इकोनॉमिक जो उसका एजेंडा है और जो मिलिट्री एजेंडा है, दोनों को फ्यूज कर दिया है कि दोनों एक दूसरे को एम्पावर करें। आप देखें कि चीन की आवश्यकता है कई दफे की, चाहे वो सप्लाई रूट्स को सिक्योर करना या कई जगह जो मरीन रिसोर्सेज हैं उस पर समवट मोनोपोलिस्टिक अपना अधिकार जमा के रखे रहना। कई बार चीन ने ये भी कहा कि इंडियन ओशन कोई भारत के बैकयार्ड में उसका कोई झील नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। और ये जो ISR जो ये शिप्स हैं जिनका बेसिक मकसद है इंफॉर्मेशन सर्विलेंस और रिकॉनेसांस, तो ये जो है जहाज कई सालों से आ रहे हैं, खास करके 2020 के आसपास से आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी एजेंडा के तहत है। और इस एजेंडा में बहुत क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ये है कि भारत को वो किसी भी कीमत पर भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। भारत के आसपास में जो ये मरीन रिसोर्सेज है उसको भी वो कब्जा कर लेना चाहते हैं, अपने महत्व सुरक्षित करके रखे हुए हैं। और नेवी चीफ का है कि 6 जहाज जो है भारतीय महासागर के आसपास हैं। तो कई दफे संभव है इसे ज्यादा भी हो, संभव है मीडिया में उसकी जानकारी नहीं आती हो। और चीन के एजेंडा का ये जो है ये परिलक्षण तो इस बात से होता है कि आज की तारीख में उसके टोटल जो नेवल एसेट्स है, एडमिरल साहब बहुत अच्छे से आपको विस्तार से बताएंगे कि वो जो है अमेरिका से भी अधिक है। तो उसकी बड़ी फोकस्ड अप्रोच है कि किस किस एरिया में उसे इकोनॉमिकली रिसोर्स जनरेट करना है
और अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसमें वेस्ट बहुत हद तक प्राइवेट हैंड्स में ये है, कॉन्सेंट्रेटेड है। आप देखिए कि चीन की जो है फॉर्च्यून 500 में 112 के आसपास कंपनियां हैं, जिसमें 109 कंपनियां जो है स्टेट पीएसयूज हैं, जो 3 अंडरटेकिंग नहीं है, उसमें भी चीन का बहुत दबदबा है। तो चीन के पास टोटल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में दे रहा है, तो बजट कुछ भी कहे, उसका फोकस बहुत अधिक है और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया के जितने रिसोर्सेज उसको कब्जा करना, मार्केट कब्जा करना, और ये जो कम्युनिकेशन लेंस है उसको डोमिनेट करना, जो मरीन रिसोर्सेज है उस पर कब्जा बनाए रखना। तो देखिए, ये इसे हम एक स्टैंड अलोन घटना के रूप में नहीं देख सकते। हमें इस चीन की पूरी लार्जर स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना है और सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बल्कि हमारी अपनी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए हमें, जितेंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा, उसके लिए हमें आगे कदम भी उठाने होंगे। सिर्फ हम इसको ये नहीं सोच सकते कि यहाँ खतरा है, नहीं कर सकते, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा होना चाहिए हमारी तरफ से। यकीनन। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शेखर सिन्हा जी भी। शेखर सिन्हा जी, हमने इससे पहले देखा 2008 में कैसे मुंबई हमला हुआ और समुद्री रास्तों से हुआ, आतंकी घुसपैठ तक हुई। अब इसी वजह से अरब सागर के रास्ते से भी हम देख रहे हैं कि कई गतिविधियां हुई हैं। क्या आपको लग रहा है इस बीच चीन समुद्री सीमाओं पर भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? पूजा जी नमस्कार और धन्यवाद आपको हमारे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। पहले तो मैं आपको ये एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन कर दूं कि हमारी समुद्री सीमा सुरक्षित नहीं है। ये धारणा बहुत साल पहले हो सकती थी, लेकिन अब हमारी समुद्री सीमा जो है ज्यादा हद तक, काफी हद तक सुरक्षित है। और जहां तक ये कोस्टल सिक्योरिटी की बात है, जो कि हमारे कोस्टल सिटी के नजदीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो अभी व्यवस्था की गई है 26/11 के बाद, उसमें काफी सुधार आया है। तो मैं कहूंगा कि देखिए 100% सुरक्षा तो कोई भी दुनिया में श्योर नहीं कर सकता है, लेकिन हम काफी अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। दूसरी बात है चीन का जो खतरा है वो कोस्टल सिक्योरिटी की तरफ कम है, लेकिन ज्यादा उनका खतरा इसलिए है कि वो अमेरिका को विश्व के 1 नंबर के स्टेट से, जो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में दुनिया के सर्वोपरि हैं, उस स्थान से उनको घसीटना चाहते हैं। तो उनको हटाने के लिए भारतवर्ष बीच में उनके लिए एक रोड़े का पत्थर जैसे काम आ रहा है, और इसलिए उनको भारतवर्ष की नेवी को भी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाया जा रहा है। और हमारे लिए हमारा जो एक थोड़ा फ्रीडम था वो थोड़ी कम होती जा रही है। लेकिन जैसा कि नौसेना प्रमुख ने कहा, हम नजर रखे हुए हैं। हमारी पूरी वेस्टर्न फ्लीट और ईस्टर्न फ्लीट जो है वो इंडियन ओशन में अच्छी तरह से डिप्लॉयड है। जितने रास्ते से चीन के नौसैनिक जहाज इस हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते हैं, उन सारे रास्तों के पास हमारे जो हवाई जहाज हैं, हमारी सबमरीन है, हमारे जो सैटेलाइट हैं, हमारे पानी जहाज हैं, समुद्री जहाज, वो सब 24 घंटे अब तैनात रहते हैं। इसलिए वहां से कोई अंदर आना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, छुपे नहीं आ सकते। लेकिन यह चीन का आना एक थोड़ा लाजमी इसलिए है कि उनकी 70 से 80% जो है वो ऑयल जो है, जो ईंधन है, वो हिंद महासागर के ऊपर से ही जाती है, जिसमें करीब 40-50% समझिए कि आप गल्फ एरिया से आती है, और बाकी जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कोस्ट से आती है, लेकिन जाते सारे हिंद महासागर के ऊपर ही है। तो उन्हें भी खतरा है, ऐसा नहीं कि वो डरते नहीं है, वो भी इससे डरते हैं। भारतवर्ष से उनका डरना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन उनके जहाजों का इस क्षेत्र में रहना, उसको भी आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जब आप मांग सकते हैं तो वो भी मांग सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें सुरक्षित तभी हैं जबकि हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर, हम अपने आईएसआर को मजबूत करके, और अगर हमारे ऊपर कभी किसी ने कोई हमारे आंख उठाई या हमारे ऊपर कोई आफत आई, तो उससे मुठभेड़ करने के लिए हमें हर वक्त 24 घंटे सतर्क रहना है और रेडी भी रहना है। पूजा, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण पहलू आपने समझाए, और यकीनन हमें रेडी रहना है, और उसके लिए हमें तैयारी किस तरह की करनी है जितेंद्र जी, क्योंकि चीन हम लगातार देख रहे हैं, खासतौर पर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हिंद महासागर में अपना दबदबा वो बढ़ा रहा है। चीन कई आइलैंड पर अपनी जो नेवी का मिलिट्री बेस तक सेटअप कर रहा है। क्या आपको लग रहा है इन सब के मद्देनजर भारत को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है, चीन को देखते हुए, बॉर्डर एरियाज के साथ साथ जो समुद्री इलाके हैं वहां पर किस तरह से भारत अब अपनी तैयारी करे? देखिए,
देखिए, जैसे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है समुद्री एरिया में जो अपनी सशक्तिकरण की बात है, वो आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करती है। अब जैसे चीन का आपने कहा कि चीन का कैसे साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया सारी जगह उसके इकोनॉमिक एजेंडा है और उसको मेंटेन करना है, और उसकी वजह से अगर वो उसकी ताकत भी है तो वल्नरेबिलिटी भी है, जैसा साहब ने कहा। लेकिन चीन की एजेंडा बहुत क्लियर है कि वो अगले आने वाले कुछ सालों में कितनी बड़ी एक महाशक्ति बन के उभरना चाहता है, और उस उभरने के लिए वो हर तरीके से प्रयास करेगा कि भारत जो है उसको वो दबा के रखे किसी तरीके से। तो हमारा अप्रोच ये नहीं रहना चाहिए कि हम अपने घर में ही बैठे रह सकते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया की बड़ी शक्ति घर में नहीं बैठ सकती है, और हमारी तबाही का एकमात्र वजह यही रहा कि सभ्यता के रूप में हम बड़े अंतर्मुखी हो गए, इनवर्ड लुकिंग हो गए। तो इनवर्ड लुकिंग होने की बजाय जो हम अपनी गवर्नेंस इकोनॉमिक कैपेसिटी को भी इस तरीके से बढ़ाएं कि हम भी R&D में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि फौज में या मिलिट्री में जो या नेवी में आप जो खर्च करते हैं तो खर्च के लिए आपको आर्थिक शक्ति चाहिए कि लगातार आप ही बना सके, और हर तरीके की कंपटीशन होनी चाहिए कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आप कम्पीट कर सके। ये अप्रोच कि हम सिर्फ अपने आप को करेंगे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि 26/11 के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत ज्यादा हम सतर्क है और हमारे लोगों का मोराल सब कुछ बहुत अच्छा है चीन के मुकाबले। लेकिन फिर भी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता ये है कि हम अपनी एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाएं, और जो भी बड़ी पावर्स होती हैं तो उनकी नेवल पावर जो उनकी बुनियाद होती है, कोई भी बड़ा ग्लोबल पावर क्यों न बनता है। और इसमें एक चिंता की बात ये हो रही है कि चीन ने जितने R&D में इन्वेस्ट किया टोटल मिलिट्री में और खास करके नेवल एसेट्स में, कि जैसे उसके नेवल वेसल्स अमेरिका से भी कई गुना अधिक हो गए हैं। जितना आप देखें कि बहुत तमाम दुनिया के देशों ने समुद्र में जो जहाज उतारे हैं उससे ज्यादा अकेले चीन ने उतारे हैं। तो देखिए, इसको तो हमें ध्यान देना है अभी जो टेक्निकल आवश्यकता है, लेकिन साथ में हमें भी एक बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया एक अलग दुनिया है जिसमें हम अमेरिका के सहारे, किसी और के सहारे अपनी सुरक्षा को नहीं सुनिश्चित कर सकते। तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि सारी जो सब स्ट्रैटेजीज है बड़ी स्ट्रैटेजी में यूज कर जाए आराम से, और उसमें इकोनॉमिक भी हो और मिलिट्री भी हो, टेक्नोलॉजिकल भी हो। मैं यही कहूँ मुद्दा में जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चीन के बढ़ते दबदबे की। शेखर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, चीन के बढ़ते दबदबे की जब हम बात कर रहे हैं तो इस बीच लक्षद्वीप कैसे भारत के लिए रणनीतिक तौर पर जरूरी हो सकता है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, एक तरह से समझिए कि वो एक हमारे देश की समुद्री सीमा के लिए एक प्रहरी है। और इन क्षेत्रों में अगर हम नौसेना के स्ट्रेंथ को और मजबूत करें तो वो एक हमें एक एडवांस वार्निंग जिसको कहते हैं वो दे सकता है, और दे रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वहाँ पे एक एयरफील्ड है अगाती में, और एक और बन रहा है एंड्रॉक में। हमारे वहाँ नेवी और कोस्ट गार्ड की यूनिट्स हैं, और अंडमान निकोबार में तो एक पूरा कमांड ही है जिसको कि अंडमान निकोबार कमांड करते हैं। बहुत सारे शिप और बहुत सारे हवाई जहाज वहाँ पे तैनात हैं। तो वो जो है 6 डिग्री चैनल को बराबर देख रहा रहता है, और मलक्का स्ट्रेट से जितनी भी उनकी जितने जहाज और या सबमरीन पनडुब्बियां जब गुजरती हैं तो उनके ऊपर वो बराबर निगरानी रखता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन जगहों में जिसको हम कहते हैं कि वॉचिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉनेसेंस वाली जो लैंड बेस्ड जो रेडार सिस्टम्स हैं वो लगे हैं, और उसकी 24 घंटे निगरानी होती रहती है। लेकिन हमारे नेवी का मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई लक्षद्वीप के पास आकर आपके लिए खतरा बन गया है तो वो काफी लेट है। वो कुछ नॉटिकल माइल जो है वो ज्यादा दूर नहीं होते हैं। हमें उन्हें पूरे हिंद महासागर में हर वक्त उनको ट्रैक करना है। इसके लिए हमारे पास सैटेलाइट ट्रैकिंग है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे जितने जो डिप्लॉयमेंट हैं जहाजों के, वो भारत और हिंद महासागर में घुसने के जितने रास्ते हैं हर जगह तैनात है। तो उस समय अगर कोई शिप या सबमरीन वहां से घुसता है तो उस समय से हम उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं, और देखते हैं कि किस समय ये हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। और उसके पहले, खतरनाक बनने के पहले, हमारे शिप्स या एयरक्राफ्ट जो है या सबमरीन जो है उस क्षेत्र में तैनात कर दिए जाते हैं। एक चीज को हमको मानना पड़ेगा कि चीन चाहे कितना भी यहाँ पे गश्त लगाए, लेकिन उनके लिए अपने देश से बाहर रहकर उन शिप्स को, सबमरीन्स को लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन वो नाम भी बदल लेता है शेखर जी। हम देखते हैं वो पहले तो वो अरुणाचल में ही नाम बदल रहा था, लेकिन नामों को वो अपने मानचित्र में अब समुद्री इलाकों में भी बदल रहा है। तो ये क्या महज प्रेशर बनाने की एक तरीका होता है, सिर्फ दबाव बनाने का एक जरिया होता है ये सब?
बनाने का तरीका बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये भी समझना है कि चीन की एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपने उनके देश में भी 1.4+ बिलियन लोग हैं, और वहाँ पे ये जो एक सिंगल पार्टी रूल है उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको बराबर ही अपने लोगों को बताना होता है कि ये सारे इलाके में हम दबदबा बनाए हुए हैं, इसको हमने चीनी नाम दे रखा है और समय आने पर हम इसको ले भी सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। जब कम्युनिस्ट पार्टी रूल करने के लिए आई पहली बार 1949 में, 1949 में, तो उन्होंने दो चीजें कही अपने नागरिकों को। एक तो कहा कि भाई हमें रूल करने दो और हम दो चीज एश्योर करेंगे, दूसरा कि तुम्हारी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, उसको ऊपर करेंगे, और दूसरा अब हमारे देश को कभी कोई कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पहले चीन को काफी मार पड़ी थी। तो इसलिए ये दो चीजें अगर होती रहेंगी तब लोगों का विश्वास कम्युनिस्ट पार्टी में, सिंगल पार्टी में बना रहेगा। इसमें से कोई भी नीचे होगा तो पार्टी को खतरा हो सकता है। ठीक, बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात रखी। जितेंद्र जी, नेवी चीफ एडमिरल हमारे हरि कुमार जी वो कह रहे हैं कि जहाज कई देशों के पोर्ट के पास मौजूद है। अब इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान समेत कई देशों के पोर्ट मौजूद हैं, पोर्ट के पास हैं। क्या पाकिस्तान, चीन तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से किसी न किसी बड़े पावर का एक वेसल स्टेट रहा है। शुरू में अमेरिका के बिहार पे उसने बिडिंग करनी शुरू की, तो उनकी जो एंग्लो सेक्शन ये जो एंग्लो रशियन राइवलरी थी उसको यूएस ने इनहेरिट कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अमेरिका के साथ वो पुष्टक। लेकिन जैसे यहाँ की इक्वेशन चेंज होती है तो पाकिस्तान की जो एलीट है नॉर्मली, तो पाकिस्तान को मैं एक नॉर्मल स्टेट मानता ही नहीं, वो फौरन उसने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी है चाइना से को लेके। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से चाइना के गिरफ्त में है, और जो चाइना कहता है आने वाले कुछ सालों तक लगता है कि वो आप देखिए कि जो ये डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए हैं, पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स, तो बता रहे हैं कि इनकी जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान जो है, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर फॉरेन मिनिस्टर है वो तो उनके पास तो सोचने की ताकत भी बहुत अधिक नहीं है। हिना रब्बानी खान कह रही है कि बिल्कुल आप बैलेंस बनाने की कोशिश मत कीजिए, चुपचाप जो है चाइना के फेवर में बोलना शुरू कीजिए। तो पाकिस्तान जो है हर मायने में एक चीन का पिछलग्गू बन गया है। थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, जो चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी जिसे हम कहते हैं, कि देखिए चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी जो है वो एक स्टेट सेंटर जो है उसकी पॉलिटिकल सिस्टम है, कि हमेशा से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहे हैं। कभी कभी हर फेजेस में जो है सरकार का ढांचा कमजोर होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखें कि चाइना जो पूरी तरीके से किसी बड़ी ताकत का गुलाम नहीं हुआ। थोड़े दिनों के लिए जरूर मंगोल 71 साल के लिए मंगोल का शासन रहा, लेकिन 2-2.5 साल के इतिहास में धीरे धीरे चाइना जो है बढ़ता ही गया है। जिन एरिया को मंगोल कहता था या जिनको नोमैड कहता था, उन एरिया को वजह क्या है जितेंद्र जी इसके पीछे? तो इसकी वजह यह है कि उसकी स्टेट सेंटर ये है कि जो पॉलिटिकल एलीट है वो बहुत कोहेसिव वॉर मेकिंग एक मशीनरी उससे बना के रखी है, जिसमें डिसेप्शन, ट्रेजरी वगैरह तो है ही है, और मिलिट्री में कुछ हद तक या बहुत हद तक मेरिटोक्रेसी रही। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सिविल सर्विस वहां पे आई, तो उसकी जो इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी है एज ए स्टेट वो काफी अधिक रही। और हमारी जो है, आप तिब्बत को देखें कि तिब्बत से मुश्किल से उनके 125 साल की नॉमिनल सी एसोसिएशन रही है, उसके बाद ही तिब्बत को कर लिया। और हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम डिफेंसिव तरीके से सोचते हैं। हम इंडियन ओशन में है तो हम इंडियन ओशन के हर एक पार्ट को डोमिनेट करने की कोशिश करें। दूसरी जगह ठीक है हम उसे फॉलोअप की बात करें, लेकिन हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि इस एरिया को हम डोमिनेट करेंगे, हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम और कुछ दूर जाके डोमिनेट करेंगे। ये सोच जो है शायद हम लोगों की शरीफ होने की वजह से कि हम दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते। इसका फायदा जितेंद्र जी आपको लगता है कि चीन अक्सर उठाता है, क्योंकि जब वो कुछ कर लेता है उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम एक्टिवली फिर वहां पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चीन कुछ ना कुछ वहां पर अपनी हरकत, अपनी नापाक कोशिश कर चुका होता है। इसका फायदा वो उठाता है, मुझे लगता है। हाँ। हमेशा से आप देखें कि ऐसी बात नहीं थी कि हमारी सोच वही थी पहले। अगर हमारी इनवर्ड लुकिंग सोच होती तो हमारे लोग कंबोडिया में नहीं जाते, श्रीविजय किंगडम नहीं बनता। तमाम चीजों के पीछे जो ताकत नेवी की ही रही कि समुद्र में हम शक्तिशाली थे, उस वजह से तमाम देशों में गए और जाके वहां किए। कुछ हद तक पता नहीं भीतर के डोमेस्टिक इंटाइटलमेंट की वजह से या किस हद तक जो हम भीतर के झगड़ों में इतना उलझ गए हैं कि हमारी वो ऑफेंसिव सोच जो होनी चाहिए दुनिया को अपने आगे एक एक्सटर्नल रिंग सिक्योरिटी के बनाए, शायद उस सोच से हम पीछे हट गए हैं और उस सोच पे ध्यान देने की जरूरत है। एक दफे हम उस सोच पे ध्यान देते हैं, उस दिशा में चलते हैं, तो देखिए कि सारी चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। पूजा जी, बिल्कुल बदलेंगी और वक्त लगेगा, लेकिन जरूर बदलेगी। शिखर जी, ड्रोन, सबमरीन, इन सब के जरिए नजर रखी जा रही है, नेवी चीफ ये कह रहे हैं। कितना अहम है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि और ज्यादा फोकस किया जाए? जैसे हम हथियारों के साथ साथ अगर सबमरीन और समुद्री चीजों में भी उसी तरह से
चाहे हम किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट को देखें, अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो भारत नेचुरली एक सुपर पावर, एक शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा और समुद्री इलाकों में भी हमारी उतनी ही बढ़त हो पाएगी, उतनी ही मजबूती हम दिखा पाएंगे। जी, दो चीजें हैं। एक तो हिंद महासागर में अभी जितनी रेसिडेंट नेवीज हैं, हिंद महासागर की जो देश हैं, उनकी नेवियों को अगर आप ले तो भारतवर्ष की नेवी जो है वो सबसे शक्तिशाली नेवी है। तो ये पहली बात समझने वाली है आपके दर्शकों की। दूसरी बात ये है कि ये जो शिप बिल्डिंग है या सबमरीन बिल्डिंग है या ड्रोन बिल्डिंग है, वह एक लगातार प्रक्रिया है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हमारा जो एनुअल बजट बनता है, एनुअल प्लान बनता है, उसमें सभी जहाजों का रिप्लेसमेंट और एडिशनल जहाजों के बनने की हमेशा क्षमता रहती है, पैसे उसमें दे जाते हैं। तो अभी देखिए करीब 36 से 37 जहाज जो है वॉरशिप्स, वो बिल्ड के वेरियस स्टेजेस में, कोई शुरू में है, कोई मिडिल में है, कोई अंत में है। और हमारी जहां तक सबमरीन का प्रश्न है तो एक हमारा न्यूक्लियर सबमरीन अपना हमने बना रखा है और आगे भी न्यूक्लियर सबमरीन अभी बनते जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ प्रोपल्शन ही न्यूक्लियर नहीं है, बल्कि उसमें जो मिसाइल्स है वो भी न्यूक्लियर टिप्ड है। और जहां तक डीजल सबमरीन का प्रश्न है तो हमने जो भी हाल में 6 बनाए हैं स्कॉर्पिन, उसके अंदर अब एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि सबमरीन को पानी के अंदर ज्यादा दिन रहने की क्षमता मिलेगी और वो बिल्कुल छुप कर आने वाले दुश्मनों पर टो लगा सकता है। तो मैं ये कहूंगा, और ड्रोन्स जो है हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में बनने लगे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी हमें काफी लीडिंग नेशन है जहां तक कि ड्रोन एप्लीकेशन का प्रश्न है। तो उसमें हमें और बनाना है। आप बिल्कुल ठीक कर रही है, अभी हम पूरी तरह से 1 नंबर या 2 नंबर पे नहीं है, क्योंकि टर्की हमसे आगे है, चीन हमसे आगे है, ये लोग काफी अच्छे ड्रोन बना रहे हैं। तो हमें उसमें एक जो सिस्टम्स हैं, तो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनको ज्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो आत्मनिर्भर का एक आह्वान किया है, उससे हमें काफी फायदा हो रहा है और इससे हमें फायदा होते रहना चाहिए। तो हमें देखिए, अब किसी देश से आप इंपोर्ट करके, वेपन को इंपोर्ट करके आप सुपर पावर या शक्तिशाली नहीं बन सकते, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये अहम बात है। तो वो जो है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। और इसी को कंक्लूड करते हुए भारतीय ड्रोन पनडुब्बी कहा जा रहा है कि 2047 तक आत्मनिर्भर भी होगा, भारतीय नौसेना जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगी, ये भी जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो हिंद महासागर की निगरानी के साथ साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, सैन्य ताकतों के साथ साथ समुद्री इलाकों में भी भारत अब अपनी ताकत को दिखा रहा है। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।